रणधीर, ये कारकर्दगी है तुम्हारे सुरमाओं की। 2 नर्क में पहुंच गए और तीसरा हॉस्पिटल में है। रोहित ने बमुश्किल अपने जज्बात को काबू किया हुआ था, वरना उसका तो जी चाह रहा था कि सबको उल्टा लटका दे। वो बोला, सर उन्होंने इस्माइल को समझने में गलती की होगी। रोहित बोला, यार लुच्चर तावीलों का सहारा मत लो, इस्माइल को हमने ही ट्रेनिंग दी है, वो उन पर कैसे हावी हो गया। रणधीर बोला, सर हर आदमी की सलाहियतों में फर्क होता है। फिर उन्होंने इस्माइल को वक्ती तौर पर नाकारा करना था, जबकि इस्माइल ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। उसने तो उन्हें सड़क छाप गुंडे समझा होगा। रोहित बोला, बहरहाल अब क्या करें, वो भूतनी का तो गायब हो गया है और हमने उसे हर हाल में रोकना है। रणधीर बोला, सर हेडक्वार्टर में बता देते हैं कि वो गायब हो गया है। रोहित ने नफी में सर हिलाया, नहीं, ये तो सरीहन अपनी नाकामी का एतराफ करना है। फिर इसका ये नुकसान भी है कि हेडक्वार्टर ने मेरी नाकामी का सुनते ही ये खबर ब्लैक लिक्विड को पहुंचा देनी है और वो इस्माइल को कत्ल करने में तामुल नहीं करेंगे। रणधीर बोला, सर होने दें उसे कत्ल, निरासर दर्द ही तो है। रोहित बोला, नहीं यार, बासलाहियत आदमी है और तालीम याफ्ता भी है, बहुत काम आ सकता है। रोहित ने बेसाख्ता इस्माइल की सलाहियतों का एतराफ किया। रणधीर बोला, सर हमें अपने मफाद से गरज होनी चाहिए, उसकी जिंदगी से नहीं। रोहित ने कहा, उसकी जिंदगी में भी हमारा काफी मफाद पोशीदा है। रणधीर बोला, हेडक्वार्टर का भी तो कुछ काम बनता है सर, ये फैसला उन पे छोड़ दें। अगर उन्हें इस्माइल की जिंदगी अजीज हुई तो वो लाजिमन ब्लैक लिक्विड से उसकी जिंदगी का मुतालिबा करेंगे। रोहित बोला, क्यों ना हम खुद ही उसे कत्ल कर दें। रणधीर उसकी तायद करता हुआ बोला, जी सर, कम से कम इस तरह हमारी कारकर्दगी पर तो हर्फ नहीं आएगा। रोहित बोला, बल्कि ऐसा करो, तमाम आदमियों को उसकी तलाश में भेज दो, जैसे ही नजर आए उसे गोली मार दें, लेकिन कोशिश ये करे कि वो सिर्फ जख्मी हो। रोहित ने अपनी तजवीज में तरमीम की। रणधीर बोला, सर मसला तो जूं का तू रहेगा, जख्मी होने पे वो वक्ती तौर पर ही फाजिल खान की मुखालिफत तर्क करेगा, जैसे ही जख्म भरे वो दोबारा उसके दर पे होगा। रोहित ने कहा, इस दौरान हम कोई ऐसी तजवीज सोचने की कोशिश करेंगे कि उसे फाजिल खान की दुश्मनी से मुस्तकिल तौर पर किनारा कश होने पर मजबूर कर सकें। रणधीर ने पुरजोश लहजे में कहा, उसे ब्लैकमेल भी तो किया जा सकता है, आखिर उसके खिलाफ काफी मवाद हमारे पास मौजूद है। रोहित ने कहा, बेवकूफी की बातें मत करो, ये मवाद तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब उसकी माशरे में कोई हैसियत हो। वो पहले ही से सरकार को मतलूब है, तो उसे ब्लैकमेल होने का क्या डर। वो बोला, तो फिर जो कहा है फिलहाल उस पर अमल करो, मैं भी उसकी तलाश में निकल रहा हूँ, तुम भी तमाम को बताकर निकल पड़ो। तलाश का दायरा कार होटल्स, रेस्टोरेंट्स या ऐसी जगहों तक महदूद रखना जहां वो वक्ती तौर पर रिहाइश पजीर हो सकता है। मकामी आदमियों को भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना कि अपने आदमी नाकाफी होंगे। इसके अलावा फाजिल खान की निगरानी पर भी 2 आदमी मुतय्यन कर दो। रणधीर बोला, ओके सर, और रोहित के नशिस्त छोड़ने पर उसके एहतराम में उठ खड़ा हुआ। रोहित ने सर हिलाते हुए बाहर का रुख किया। लिफ्ट का इंतजार किए बगैर आतिफ सीढ़ियों के जरिए नीचे पहुंचा। जब वो दौड़ता हुआ हॉल में पहुंचा तो हॉल करीबन खाली हो चुका था। सिर्फ होटल इंतजामिया के आदमी और अपने चंद मातहत ही उसे वहां नजर आए। अख्तर के बाजू से खून बह रहा था, जबकि सगीर की कमर और निचला धड़ उससे सुर्ख नजर आया। इरफान खून के अखराज रोकने के लिए उसकी कमर के गिर्द अपनी कमीज बांध रहा था। इस्माइल उसे नजर न आया। उसने पहली फुर्सत में पूछा, कैदी कहाँ है? इलियास ने जवाब दिया, भाग गया है सर, इमरान उसके ताकुब में है। उसकी बात बमुश्किल मुकम्मल हुई थी कि इमरान हॉल में दाखिल हुआ। उसके अंदाज में नाकामी वाज़े थी। इलियास और इकराम, सगीर को हॉस्पिटल ले जाओ, अख्तर तुम भी साथ चले जाओ, और इरफान होटल के दरवाजे बंद करवा दो, पुलिस वालों को भी अंदर मत आने देना। जी सर कहकर इरफान रिसेप्शन की काउंटर की तरफ बढ़ गया, जबकि इलियास और अकरम जख्मी सगीर को उठाने लगे। अख्तर के बाजू में गोली लगी थी, वो भी उनके हमरा रवाना हो गया। आतिफ एक गिरी हुई कुर्सी को सीधा करके बैठ गया। इमरान, क्या हुआ था? इमरान बोला, सर हॉल में मौजूद एक बंदे ने अचानक खड़े होकर फायर किया। इस्माइल ने उसे फायर करते देख लिया था, या शायद उसे पहले से इस कार्रवाई का इल्म था। बहरहाल वो जल्दी से नीचे लेट गया। पहले तो मैंने समझा कि वो गोली लगने से गिरा है, मगर अख्तर की कराह सुनने पर मेरी गलत फहमी दूर हुई। इरफान ने हमलावर पर जवाबी फायर किया जो उसके बाजू में लगा। मैं इस्माइल की जानिब मुतवज्जे हुआ जो वहां से खिसकने की फिक्र में था। इसी असना में दाएं तरफ से गोलियों की बौछार आई और हमें जमीन पर लेटना पड़ा। जब तक हम सूरत हाल का जायजा लेते, इस्माइल लोगों के भागते हुजूम में शामिल हो गया था। उसी वक्त 2 धमाके हुए और दोनों हमला आवर इन धमाकों में उड़ गए। शायद वो खुदकुश हमला आवर थे या सबूत के खात्मे के लिए उन्हें जानबूझकर उड़ा दिया गया था। मैं इस्माइल के ताक़ुब में भागा। वो यकीनन पकड़ा जाता, लेकिन पार्किंग में उसने एक आदमी से मोटरसाइकिल झपट ली और उसकी खुशकिस्मती के रस्ते पर मोटरसाइकिल के लिए कोई रुकावट नहीं थी। हमारी गाड़ी दरमियान में फंसी हुई थी, मजबूरन उसका ताक़ुब तर्क करना पड़ा। आतिफ ने कहा, भागते हुए उसकी टांग में गोली मारी जा सकती थी। इमरान ने जवाब दिया, इस अफरा तफरी में शायद कोई दूसरा उसका निशाना बन जाता। इरफान
इरफान इस दौरान वापस आ गया था और उनकी गुफ्तगू में दखल अंदाज हुआ। सर हथकड़ी लगी होती तो उसे रोकना आसान साबित होता, लेकिन आपने हथकड़ी लगाने से मना किया था। आतिफ बोला ऐसा भी किसी मसलहत के तहत किया था। बहरहाल अब हमलावरों की शनाख्त करनी है। ये कहते हुए आतिफ लाशों की तरफ बढ़ गया। इरफान पार्टी ने भी उसकी तकलीद में कदम बढ़ा दिए। 10-15 मिनट तक वो सुराख की तलाश में सरगर्दा रहे और फिर आतिफ के बुलाने पर दोबारा इकट्ठे हो गए। इरफान ने एक बटवा आतिफ की जानिब बढ़ाया। सर ये बटवा मिला है, इसमें शनाख्ती कार्ड भी है, बख्श नाम है। सर ये भी मिला है। इमरान ने सफेद रुमाल में लिपटा एक चपटा सा आला उसकी जानिब बढ़ाया जिसकी जिसामत सिगरेट की डिब्बी के जितनी थी। आतिफ एहतियात से आला थाम कर उसे पलट कर देखते हुए बोला, ये रिमोट कंट्रोल है, ऐसा करो बारूद शनाख्त के माहिर को बुलवा लो। जी सर कहते हुए इमरान मोबाइल निकाल कर नंबर मिलाने लगा। आतिफ को जाए हादसा से 2 पिस्टल मिले थे, वो उन्हें देखने लगा। इनमें ग्लॉक 19 तो बहुत उम्दा पिस्टल था और ऐसा ही पिस्टल उन्हें इस्माइल की जेब से भी मिला था। दूसरा 30 बोर पिस्टल था। आतिफ बोला, यार ग्लॉक 19 इतना सस्ता पिस्टल तो नहीं है कि हर ऐरा गैरा उसे लेकर घूम सके। उसका मुखातिब इरफान था। इरफान ने जवाब दिया, सर इस्माइल से भी ग्लॉक का यही मॉडल मिला है और शायद ये आम आदमी ना हो। और उसके साथ ही उसने अपने जानिब आते होटल इंतजामिया के आदमी को हाथ के इशारे से वापस जाने का इशारा किया। वो दूर से ही पूछने लगा, सर वो इंस्पेक्टर साहब गेट पर हैं, क्या अंदर आने दें? आतिफ ने कहा, इरफान जाओ, उसे थोड़ी देर के लिए टाल दो। और इरफान सर हिलाते हुए गेट की जानिब बढ़ गया। इमरान ने कहा, सर रिमोट कंट्रोल से तो यही लग रहा है कि हमला आवरों की बेखबरी में उन्हें उड़ाया गया है। आतिफ ने तायद की, ऐसा ही है। और तुमने ये भी देखा है कि धमाके में सिर्फ इतना बारूद इस्तेमाल किया गया है जिससे सिर्फ एक आदमी ही हलाक हुआ है। इर्द गिर्द मौजूद कोई भी हलाक या शदीद जख्मी नहीं हुआ। मालूम है इससे क्या नतीजा निकलता है? वो बोला, यही कि मास्टरमाइंड का इरादा सिर्फ यही था कि हमला आवर हमारे हत्थे न चढ़ जाए। आतिफ बोला, ठीक है, लेकिन अगर वो ज्यादा बारूद इस्तेमाल करता तो इस हमले को खुदकुश हमला भी साबित कर सकता था। गो मीडिया अब भी इसे खुदकुश हमला ही शो करेगा, लेकिन आपको तो वाज़ेह होगा कि ये खुदकुश हमला नहीं था। और इस सूरत में अगर इर्द गिर्द के लोगों को नुकसान पहुंचता भी है तो मास्टरमाइंड के लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यूं कहें कि उसके लिए ज्यादा बेहतर था तो बेजाना होगा। इरफान बोला, सर उसका मकसद सिर्फ सबूत का ज़िया था, शायद खामखा की कत्ल गारत उसे पसंद न हो। आतिफ हंसते हुए बोला, ये भी खूब कही, अल्लाह के बंदो, ऐसे लोगों के लिए कत्ल गारत मामूल की बात है। बाकी इसमें कोई शक नहीं कि उसका मकसद यही था कि हमला आवर हमारे हाथों जिंदा न लगे, लेकिन उसके साथ ये भी यकीनी बात है कि हल्की ताकत के बम के इस्तेमाल में ये मसलहत थी कि मास्टरमाइंड किसी अपने बंदे की हिफाजत का खाहा था, या ये भी हो सकता है कि वो खुद यहीं मौजूद हो। इरफान बोला, वैसे सर ये कार्रवाई मेरी समझ से बाहर है। आया कातिल इस्माइल को रिहा कराना चाहते थे या उनका इरादा उसे कत्ल करने का था? अगर उनका मतमे नजर इस्माइल की रिहाई थी तो इसका मतलब है कि उसे पहले से इल्म था कि उसके खिलाफ फंदा तैयार है। इस सूरत में उसका यहाँ आना खिलाफ कयास लगता है। अलबत्ता हो सकता है कि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर उसने आदमी तैयार रखे हों। आतिफ ने कहा, ये यकीनी बात है कि हमला आवर इस्माइल को हलाक या रिहा करवाना चाहते थे। हलाक करने वाले फाजिल खान के आदमी हो सकते हैं कि वो उसका दुश्मन है। इस्माइल की मौत में उसका फायदा है और उसे ये भी इल्म था कि हमने इस्माइल के खिलाफ फंदा तैयार कर रखा है। अगर वो उसे रिहा करवाना चाहते थे तो फिर इंडियन एजेंट ही हो सकते हैं कि उनके अलावा उसका कोई मददगार नहीं है। इरफान बोला, यानी हमें दोनों सूरतों को मद्देनजर रख कर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आतिफ ने कहा, हाँ, लेकिन पहले एक्सप्लोसिव के नमूने हासिल हो जाएं, फिर इस पर तफसीली बात करते हैं। उम्मीद है रिमोट कंट्रोल पर फिंगरप्रिंट भी मौजूद होंगे। ये अल्फाज आतिफ के होंठों पर थे कि इरफान एक्सप्लोसिव्स के माहिर के साथ वहां पहुंच गया। वो पुलिस इंस्पेक्टर को टालने गया था। आतिफ बोला, आप लोग नमूने हासिल करें, बाद में लाशें पुलिस को उठाने देना, उन्हें असल बात बताने की जरूरत नहीं। मैं छोटी को घर छोड़ाऊं, फिर दफ्तर पहुंचकर बाकी कार्रवाई करते हैं। इरफान पार्टी के कुछ कहने से पहले एक्सप्लोसिव्स का माहिर बोला, सर लाशों को साथ ले जाना पड़ेगा। आतिफ ने कहा, ठीक है, लाशें भी साथ ले जाओ, बाद में पुलिस के हवाले कर देंगे। इमरान और इरफान ने बैक वक्त सर हिलाया, ओके सर, और वो लिफ्ट की जानिब बढ़ गया। जाने कितनी देर गुजर गई। वो बेहिस्सो हरकत सोफे पर लेटी हुई थी, लेकिन उसके जहन में हलचल मची हुई थी। उसने लाजमन भागने की कोशिश की होगी। इतनी गोलियां चलने के बाद वो कैसे बच पाएगा? उसकी आंखें नम हो गईं। जो कुछ हुआ था उसकी जिम्मेदार वो खुद थी। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसने किसी से मशवरे की जरूरत महसूस नहीं की थी। भैया की बजाय किरण से मशवरा लेना चाहिए था। भैया तो अपने पेशे से मजबूर हैं। उसे पशेमानी के आलम में अपनी अजीज सहेली की याद आई, पर अब क्या हो सकता है? अब तो बस सारी जिंदगी
जिंदगी के पछतावे ही बाकी हैं। उसने खुद को तसल्ली देनी चाहिए, वो जिंदा होता तो कौन सा मेरा बन जाता, मगर ये सोच दिल के जख्मों का मदावा न बन सकी। इस्माइल उसकी पहली चाहत थी। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालिबा थी। गो उसके बॉडीगार्ड्स के डर से कभी भी किसी लड़के की जरूरत नहीं हुई थी कि उससे इजहार मोहब्बत कर सके, लेकिन लड़कों की अक्सरियत की निगाहें जिस तरह उसके रुख का तवाफ करती, जिस तरह उसकी नजरे करम की मुंतजर रहती और आंखों आंखों में उसे जो पैगाम मिलते, वो सब अच्छी तरह जानने के बावजूद अनजान बनी रहती, क्योंकि वो इस रस्ते की मुसाफिर नहीं थी। जहां तक इस्माइल का ताल्लुक था तो वो अनजाने में उसकी मंजिल बन गया था। अपने तई वो उससे हमदर्दी कर रही थी। इस हमदर्दी ने कब चाहत का रूप धारा, कब वो उसकी मंजिल बना, कब वो उसकी आरजुओं और ख्वाहिशों का महवर बना, उससे वो बेखबर थी। बस अचानक ही उसे महसूस हुआ था कि उसके बगैर जिंदगी बेरंग, फीकी और बेमजा है। अचानक दरवाजा खटखटाते हुए आतिफ अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे के तासुरात ने रही सही उम्मीद का भी खात्मा कर दिया। उसने हिम्मत मुज्तमा करते हुए पूछा, भैया क्या हुआ? आतिफ बोला, छोटी मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन तदबीर पर तकदीर भारी है। अश्कों के सैलाब के सामने बंद बांधने के लिए उसने आंखें भींची, लेकिन तदबीर कारगर न हुई। आतिफ ने हैरानी से कहा, अरे पगली, इसमें रोने की क्या बात है? खुदा न खास्ता वो मर तो नहीं गया। आज भाग गया है तो कल हाथ आ जाएगा। और फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ किया हुआ वादा कायम है। उसे अगर हमने अपनी कोशिश से भी गिरफ्तार किया तब भी उसे तशद्दुद का निशाना नहीं बनाएंगे। वो बोली, मगर वो क्या वो जिंदा है? शिद्दत जज्बात में उससे बोला न गया। आतिफ ने कहा, हाँ तुम उसे मुर्दा समझ रही हो। वो बोली, आपका अंदाज ही ऐसा था। उसके चेहरे पर छाए गम के बादल खुशी में ढल गए। वो बोला, बहुत खूब, अब अपने अंदेशों को मेरे अंदाज का नाम दे दो। बोली, तो और क्या? खुशी जैसे उसके चेहरे पर सब्त हो गई। आतिफ ने कहा, चलो अब उठो, तुम्हें घर पहुंचा दूं। और वो सर हिलाते हुए उठ खड़ी हुई। रिमोट वहां फेंकने की क्या जरूरत थी बेवकूफ? फाजिल खान नूरल की सारी बात सुनते ही गुस्से से फट पड़ा। सेठ साहब, पकड़े जाने के खौफ ने मुझे इस काम पर आमादा किया। सेठ फाजिल बोला, बेबी के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। नूरल बोला, होटल के हॉल में तो वो नजर नहीं आई थी। फाजिल ने कहा, लाजिमन वो कमरे में होगी। ये लड़का आतिफ भी काफी होशियार है। उसका अंदाज खुद कलामी का सा था। खैर, फटाफट जाकर वहाँ चेक करो। उम्मीद है अभी तक किसी की नजर रिमोट पर नहीं पड़ी होगी। नूरल बोला, मगर सेठ साहब? सेठ बोला, अगर मगर छोड़ो और पहुंचने की करो। नूरल बोला, ठीक है सेठ साहब, और उसने बाहर निकलकर होटल का रुख किया, मगर वहां पहुंचकर उसे किसी ने अंदर जाने न दिया। चौकीदार ने उसे वापसी का रास्ता दिखाया। साहब, घंटे डेढ़ बाद तशरीफ लाएं, फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है। फाजिल खान को कॉल करके उसने प्रॉब्लम बताई। जवाब मिला, वहीं रहो, हमारी पुलिस इतनी बारीक बीनी से तफ्तीश नहीं करती कि रिमोट तलाश कर ले। अलबत्ता ये जरूर पता कर लेना कि सीआई ने भी तफ्तीश की है कि नहीं। नूरल ने जी सेठ साहब कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। तफ्तीश के खत्म होने का इंतजार वो होटल के सामने खड़े होकर नहीं कर सकता था। वहां से करीबी होटल में जाकर उसने दिन का खाना खाया। गो खाने का टाइम निकल गया था, मगर पहले उसे खाना खाने का मौका नहीं मिल सका था। 1.5-2 घंटों के करीब टाइम गुजार कर वो दोबारा पैराडाइज होटल पहुंचा। सुपहर ढलने को थी। इस मर्तबा दरबान ने उससे तारुज नहीं किया था। होटल के हॉल में उसे इक्का दुक्का आदमी ही नजर आए। उसने मतलूबा जगह का रुख किया जहां उसने रिमोट फेंका था, मगर वहां उसे रिमोट न मिला। चाय मंगवा कर वो आसपास नजर दौड़ाने लगा, मगर उसे नाकामी हुई। उसने सोचा, क्या पता पुलिस के हाथ लगा है या किसी बैरे ने जेब में डाल लिया है। इस सोच ने उसे बैरे से इस्तफसार की तरगीब दी। नूरल ने हजार के 2 नोट अपने सामने टेबल पर रखते हुए चाय लाने वाले बैरे को लालच दी। इन 2 नोटों का हुसूल निहायत आसान है। बैरे ने सादतमंदी से पूछा, हुक्म करें साहब। नूरल बोला, दोपहर को यहाँ होने वाले हंगामे के दौरान मेरे डीवीडी का रिमोट कंट्रोल यहाँ गिर गया है। मेरा ख्याल है कि वो किसी बैरे के हाथ लगा है। अगर वो ला दो तो इन दोनों नोटों के बिला शिरकत गैर मालिक बन सकते हो। बैरे ने बेयकीनी से कहा, मगर साहब, इतनी रकम में तो गालिबन बाजार से नया डीवीडी प्लेयर ही मिल जाएगा। नूरल बोला, पागल आदमी, वो आम डीवीडी प्लेयर नहीं है। यूएसए से मेरे बहनोई ने भेजा है। 1 लाख से भी ज्यादा कीमत है उसकी, और बदकिस्मती से उसका स्पेयर रिमोट बाजार में दस्तयाब नहीं, क्योंकि इस किस्म के प्लेयर्स के साथ सिर्फ अपना ही रिमोट काम करता है। बैरा हैरानी से बोला, इतना महंगा डीवीडी प्लेयर? नूरल बोला, बस यार, शौक की बात है। बहरहाल तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो बोला, मैं कोशिश करता हूँ सर। नूरल ने कहा, लेकिन किसी को पता न चले। बैरा बोला, इसमें छुपाने की क्या बात है सर? नूरल बोला, भाई इतने भोले मत बनो। फायरिंग के वक्त मैं यहाँ मौजूद था। पुलिस को लाजिमन चश्मदीद गवाह की जरूरत होगी, और थाने कचहरी के चक्कर लगाना इतना आसान काम नहीं है। बैरे ने असबात में सर हिलाया। ओ, समझा। नूरल ने पूछा, अच्छा ये बताओ, पुलिस वाले सिविल कपड़ों में थे या वर्दी में? बैरा बोला, पहले सिविल कपड़े वाले तफ्तीश करते रहे, लाशें भी वो उठा कर ले गए हैं। उनके बाद वर्दी वाले आए थे। होटल के मैनेजर से मिले, यहाँ खाना खाया और चले गए। नूरल ने
ने कहा, अच्छा ये लो, एक नोट रख लो, दूसरा काम के बाद मिलेगा। बैरा बोला, तमाम से पूछने पे थोड़ा टाइम तो लगेगा सर। नूरल बोला, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं कल किसी टाइम मालूम कर लूंगा। बैरे ने उसे अपना नंबर दे दिया। चाय पीकर वो होटल से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो फाजिल खान के साथ अपनी कारगुजारी दोहरा रहा था। सेठ फाजिल बोला, इसका मतलब है कि रिमोट सीआई के हाथ लग गया है। नूरल ने डरते डरते पूछा, सेठ साहब गुस्ताखी माफ, क्या रिमोट बहुत कीमती था? सेठ ने नरम लहजे में कहा, उससे हम पहचाने जा सकते हैं। नूरल ने कहा, वो कैसे सेठ साहब? सेठ बोला, ये तेरे लेवल की बात नहीं, और उसे वहां से जाने का इशारा किया। नूरल सलाम कहते हुए उल्टे कदमों बाहर निकल गया। ब्लैक लिक्विड, और इस केस में समझ से बाहर है। आतिफ की बात सुनकर सिद्दीकी साहब अचंभे में पड़ गए। आतिफ ने कहा, सर शायद मैं अपनी बात की वजाहत नहीं कर सका। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस्माइल को ट्रेनिंग रॉ ने दी है तो वो उसे क्यों मरवाना चाहेंगे? और फिर रिमोट कंट्रोल की साख्त से पता चलता है कि यूएसए का बना हुआ है। इसी तरह बम में जो बारूद इस्तेमाल किया गया है वो भी ब्लैक लिक्विड या FBI इस्तेमाल करती है। सिद्दीकी साहब बोले, तो फिर? आतिफ ने कहा, फिर ये कि 2 + 2 4, ये काम रॉ का नहीं हो सकता। मोसाद और KGB वगैरह भी ये डिवाइस क्यों इस्तेमाल करेंगे? फिर इन सारी एजेंसियों का मकसद पाकिस्तान में दहशतगर्दी और खौफ व हरास फैलाना है। उन्हें इतनी कम ताकत के बम इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? इसलिए ये काम यकीनी तौर पर किसी ने जाती मफाद के लिए किया है, और सबूत खत्म करने के लिए हमला आवरों के खात्मे के साथ वो किसी करीबी आदमी की सलामती का भी ख्वाह था। ऐसा आदमी जिसके किसी अपने की मौजूदगी मौके पर मुतवक्के हो। मुख्तसरन ये कि उसका मकसद इस्माइल को कत्ल करना था, और कत्ल करवाने वाले का ताल्लुक ब्लैक लिक्विड से है। लेकिन ये काम उसने तंजीम के लिए नहीं बल्कि जाती मफाद के लिए किया है। सिद्दीकी साहब बोले, और वो फाजिल खान है, क्योंकि वही इस्माइल का जानी दुश्मन है। यही बावर करवाना चाहते हैं आप? आतिफ ने कहा, बिल्कुल, बेशक। उसकी जान से प्यारी बेटी भी मौके पर मौजूद थी, और उसे पहले से ये मालूम था कि इस्माइल के खिलाफ हम ये कार्रवाई करने वाले हैं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद सिद्दीकी साहब गोया उसके साथ मुत्तफिक हो गए। तो लाहे अमल क्या होगा? आतिफ ने कहा, फिलहाल फाजिल खान की निगरानी, क्योंकि उस पे हाथ डालने की सूरत में उसकी पुश्त पर मौजूद ब्लैक लिक्विड के चौकन्ना होने का खदशा है, और मैं उन्हें खामोशी से घेरना चाहता हूँ। सिद्दीकी साहब बोले, अगर बदर साहब से मशवरा कर लेते। आतिफ ने कहा, सर आप उनसे मिल लें, मैं जरा जवानों को ब्रीफ कर दूं। सिद्दीकी साहब ने कहा, ओके, और असबात में सर हिलाया, और आतिफ सलाम कहता हुआ उनके ऑफिस से बाहर निकल आया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। कराची के इलाके कायदाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां, एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल।